हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 21 होगा और इस लेक्चर में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम लोगों का लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर सॉल्यूशंस का, और उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है PtCl4.6H2O can exist as a hydrated complex. Its 1 molar aqueous solution has depression in freezing point of 3.72. Assume 100% ionization and Kf of H2O is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. Then complex is. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास वाटर है, एक सॉल्वेंट है, और उसमें हम लोग एक हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स जो है, जो हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा, उसको हम लोग है ना डाले हुए हैं। और वो जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है वो उसका दिया हुआ है यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला PtCl4.6H2O। और जब उसको डाला गया तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है 3.72 और उस सॉल्यूशन का जो मोलैलिटी है वो 1 मोलर है। और ये मानना है कि जो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा ये एक सॉल्ट के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। तो हम लोगों को बताना है कि ये जो कंपाउंड यहां पर दिया गया है उसका स्ट्रक्चर जो है वो इन चार जो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं उसमें से कौन होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो डेल्टा TF यहां पर दिया हुआ है 3.72, I का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, KF दिया है हम लोगों का 1.86 और यहां पर जो मोलैलिटी है वो हमारा 1 दिया है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग I निकाल लें तो हमारा जो I आएगा वो आएगा 3.72 डिवाइडेड बाई 1.86 और इसका जो वैल्यू आएगा वो हम लोगों को है ना 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ये कंपाउंड है जब ये वाटर में जाएगा, ठीक है, और ये डिसोसिएट करेगा तो हम लोगों को 2 पार्टिकल मिलेगा। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें फर्स्ट ऑप्शन में, तो जब हम लोग इसको वाटर में डालेंगे तो एक तो पार्टिकल स्क्वायर ब्रैकेट से मिलेगा, यहां पर 4 प्लस आ जाएगा, और 4 पार्टिकल जो है वो Cl माइनस का मिलेगा, यानी इसके लिए I का वैल्यू 5 होगा। अगर हम लोग यहां पर देखें तो एक स्क्वायर ब्रैकेट हम लोगों को मिलेगा और एक 2 यहां से Cl माइनस के आयन मिलेंगे, तो इसके लिए I का वैल्यू हमारा 3 है। अगर हम लोग यहां पर देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट से एक पार्टिकल मिलेगा और एक पार्टिकल Cl से मिलेगा, तो यहां पर I का वैल्यू 2 है, क्योंकि वाटर तो फिर है ना सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाएगा। अगर इसके लिए हम लोग देखें तो यहां पर I का वैल्यू सिर्फ हम लोगों को 1 मिलेगा। तो जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो आंसर हम लोगों का C हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड यानी HgI2 इज एडेड टू द aqueous solution of Ki, then the ऑप्शन ए है फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बी जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। सी जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं होगा। और ऑप्शन डी है बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, यानी बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे हम लोगों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हम लोगों को ज्यादा मिलेगा। तो अगर पार्टिकल्स का संख्या ज्यादा होगा तो हम लोगों का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घटेगा, और अगर पार्टिकल का संख्या कम अगर होना शुरू होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों का बढ़ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों के पास पहले एक एक्वस सॉल्यूशन है, किसका? Ki का, यानी वाटर है और उसमें हम लोग सॉल्यूट डाले हुए हैं, कौन? Ki। तो अगर हम लोग देखें Ki, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि Ki एक इलेक्ट्रोलाइट है,
तो ये टूट के हम लोगों का बनेगा K प्लस प्लस I माइनस। यानी जब हम लोग वाटर अगर हम लोग यहां पर लिए हुए होंगे और अगर इसमें हम लोग KI अगर हम लोग डाले होंगे तो KI हम लोगों का ऐसे रहा होगा, K प्लस और I माइनस ऐसे रहा होगा। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हम लोगों का KI था। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने किया कि इसमें हम लोग एक और जो है वो सब्सटेंस को मिक्स कर दिया और वो सब्सटेंस था HgI2। तो HgI2 जो है वो KI के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर हम लोग देखें HgI2 तो ये KI के साथ रिएक्ट करके बनाएगा K2HgI4, जो कि फिर वाटर में जाकर हम लोगों को 2 टाइम्स K प्लस और प्लस यहां पर HgI4 2 माइनस बन जाएगा। यानी जब हम लोग HgI2 को ऐड करेंगे तो यहां पर 2KI था पहले, यानी यहां पर 2KI था। तो याद कीजिए 1KI से वाटर में जाने पे कितना पार्टिकल हम लोगों का बन रहा है, 2 पार्टिकल, एक K प्लस और I माइनस। तो HgI2 तो हम ऊपर से ऐड किए हैं, ये HgI2 तो पहले सॉल्यूशन में है नहीं, तो हम लोगों का सॉल्यूशन में पहले 2KI है। 2KI का मतलब 2K प्लस और 2I माइनस, यानी सॉल्यूशन में पहले हम लोगों के पास 4 पार्टिकल्स था, 2K प्लस का और 2I माइनस का। जब ये इसके साथ रिएक्ट किया तो K2HgIO4 बना और जब ये टूटा तो 2K प्लस, इधर 2 पार्टिकल और HgIO4 है ना, Hg है ना, I4 2 माइनस, इधर 1 पार्टिकल। यानी हम लोगों का यहां पर कितने पार्टिकल्स मिले, यहां पर 3 पार्टिकल्स। यानी जो सॉल्यूशन में पहले 2KI था, यानी टोटल कितने पार्टिकल्स थे, 4, अब वो हटकर वहां पर 4 पार्टिकल्स के जगह अब सॉल्यूशन में हमारे पास कितने पार्टिकल्स पहुंच गए, 3 पार्टिकल्स। यानी एक्चुअल में सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो संख्या है वो कम हो रहा है। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारा क्या होगा, कम होगा। लेकिन पहले तो हमारे पास कितने पार्टिकल्स थे, 4, और अब पार्टिकल्स का संख्या कितने हो चुका है, 3। यानी जो पहले फ्रीजिंग पॉइंट था 4 पार्टिकल के कारण, है ना, अब जैसे ही पार्टिकल्स का संख्या क्या हो गया, कम हो गया, तो हम लोगों का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर हम लोगों का ज्यादा डिप्रेशन मिलेगा और यहां पर हम लोगों को कम डिप्रेशन मिलेगा, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा है और यहां पर पार्टिकल्स की संख्या कम है। तो अगर पहले 2KI था तो अगर मान लिया जाए इस 2KI के कारण अगर ये मेरा 0 डिग्री सेल्सियस था तो यहां 4 पार्टिकल था, तो अगर मान लिया जाए फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर माइनस अगर 2 डिग्री सेल्सियस था KI के प्रेजेंस में, तो जैसे ही ये हुआ यहां पर तो पार्टिकल्स का संख्या हम लोगों को क्या मिला, कम। यानी अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना नहीं घटेगा, उससे हम लोगों का कम घटेगा। यानी अब हम कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है -1 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इसका मतलब यह है कि अब हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हम लोगों का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया, इसलिए आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.02 kg of phenol in 1 kg of benzene has its freezing point depressed 0.69 Kelvin. Hence degree of association of phenol dimerized will be, जहां पर KF दिया गया है बेंजीन के लिए 5.12 केल्विन kg पर मोल। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। इसी को हम लोग डाइमेराइजेशन कहते हैं।
उसी तरह अगर हम लोग फेनॉल को भी नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी अगर बेंजीन में रखेंगे तो फेनॉल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो हम लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फेनॉल यानी कितने परसेंट जो है वो फेनॉल आपस में जुड़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा टीएफ होता है हम लोगों का, वो हम लोगों का I इंटू के एफ इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1 इंटू 1000 होता है, जहां W2 जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट है, यहां पर फेनॉल हो जाएगा। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, फेनॉल का हम लोग मोलर मास ले लेंगे। W1 जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है, जो हम लोग यहां पर बेंजीन का लेंगे, और 1000 से हम लोगों ने इसको W1 को डिवाइड किया है ताकि वो हम लोगों का केजी में कन्वर्ट हो जाए। अब यहां पर जो डेटा दिया गया है उसको हम लोग यहां पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डेल्टा टीएफ, तो वो हम लोगों का यहां पर 0.69 है। आई का जो है वो वैल्यू हमें नहीं पता है। केएफ जो है वो हम लोगों का 5.12 है। अब अगर हम लोग यहां से W2 देखें, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम होना चाहिए, तो ये 0.02 kg है। तो ग्राम में अगर हम लोग चेंज करें तो 1000 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का 20 आ जाएगा, ठीक है, इंटू यहां पर 1000 हो जाएगा। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो फेनॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है फेनॉल का, वो हम लोगों का होता है C6H5OH, और हम लोग जानते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है फेनॉल का ये होता है हम लोगों का। तो अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये 94 आ जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को 94 लेना पड़ेगा, और यहां पर W1 जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है। तो यहां पर हम लोगों ने 1 kg बेंजीन लिया है, तो हम लोगों को यहां पर 1000 ग्राम में लेना पड़ेगा। तो ये और ये हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग आई देखें तो आई हम लोगों का हो जाएगा 0.69 इंटू 94 डिवाइडेड बाई यहां पर 512 इंटू 20 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो हम लोगों को ये आएगा 0.633 आई हो जाएगा, ठीक है। डाइमेराइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइमेराइजेशन का मतलब है कि 2A जो है वो मिलकर हम लोगों का A2 बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 2 को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे RHS में, तो ये हो जाएगा A जो है यहां पर ये बन गया हमारा हाफ A2, और उसके बाद हम लोग यहां पर फिर से इसको इनिशियल 1 मोल मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और अगर यहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन x है तो ये 1 माइनस एक्स यहां पर बचेगा, और एक अगर ये रिएक्ट करेगा तो इसका हाफ बनेगा। तो अगर x रिएक्ट किया तो इसका x/2 बनेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यहां से जो I बराबर जो होगा वो 1 माइनस एक्स प्लस x/2 होगा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस x/2। तो I का वैल्यू हम लोग को पता है 0 पॉइंट क्या होता है 633, इसीलिए यहां पर 0.633 इज इक्वल टू 1 माइनस x/2 हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग x निकालेंगे तो x यहां से हम लोगों का 0.73 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो 73% जो है वो हम लोग का जो मॉलिक्यूल है वो एसोसिएशन यानी डाइमेराइजेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, और इसलिए हम लोगों का जो आंसर जो है वो हम लोगों का यहां पर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है CH2OH और CH2OH, in 250 gram of water is cooled up to -10 degrees Celsius. If Kf of H2O is 1.86 Kelvin kg per mole, then amount of water in gram separated as ice is, तो ये हम लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि हम लोगों के पास वाटर है
और उसमें हम लोग एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है वो ऐड कर दिए हैं, और वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है एथिलीन ग्लाइकॉल, और साथ ही साथ ये नॉन डिसोसिएटिव भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये कोवैलेंट कंपाउंड है, तो ये टूटेगा नहीं, यानी इसका वेंट ऑफ फैक्टर हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों का कम हो गया। तो मान लिया जाए हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वाटर का तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब हम लोग ने एथिलीन ग्लाइकॉल डाला तो अब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, सपोज कीजिए। पर हम लोगों ने क्या किया है, जानकर उस सॉल्यूशन को हम लोग ने कूल कर दिया है, कितने टेम्परेचर पर ले जाकर, -10 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा कि ये जो अमाउंट है हमारा 250 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो हम लोगों का आइस बन जाएगा। अब ये कितना अमाउंट आइस बनेगा यही हम लोगों को यहां पर निकालना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन को बनाते समय ये मानेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा 10 डिग्री सेल्सियस हो गया है, यानी डेल्टा टीएफ को हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस मानेंगे, क्योंकि याद कीजिए ये हम लोगों का सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डेल्टा टीएफ जो होता है हम लोगों का वो होता है T0F माइनस टीएफ, और T0F वाटर के लिए तो 0 होता है, और यहां पर सॉल्यूशन का जो दिया हुआ है वो -10 है, तो ये हमारा डेल्टा टीएफ जो है वो हमारा 10 आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये माने कि हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इतना है तो उसके लिए हमको कितना अमाउंट वाटर होना चाहिए, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 1000। अब हम लोग यहां पर मानेंगे कि डेल्टा टीएफ हमारा 10 हो गया है, आई हमारा 1 है, केएफ हमारा 1.86 है, और मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमारा 62 है, 62 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई यहां पर मोलर मास। तो अगर हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो वो भी हम लोग का 62 आ जाएगा। और अब हम लोग यहां पर W1 मास ऑफ सॉल्वेंट को छोड़ देते हैं। तो आपको डाउट होगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट तो यहाँ 250 ग्राम दिया हुआ है, तो हम लोग तो यहाँ पर 250 ग्राम लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें उस अमाउंट का कुछ भाग जो है वो आइस में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि जितना हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट घटना चाहिए था हम लोग उससे और ज्यादा जो है वो हम लोग उसको डिक्रीज कर दिए हैं। इसलिए हम लोग को ये अमाउंट निकालना पड़ेगा कि अभी कितना अमाउंट वाटर का हम लोगों को सॉल्यूशन में बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये 62 से 62 हम लोगों का यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहां से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग 10 को यहां से कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहां से W1 निकालेंगे तो W1 जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 186 ग्राम, यानी कि अभी उस सॉल्यूशन में 186 ग्राम वाटर जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। जबकि वाटर हम लोग लिए कितना थे, 250 ग्राम, यानी कितना हम लोगों का आइस बना। तो अगर हम लोग यहां पर कहे है ना, मास ऑफ आइस है ना सेपरेटेड कितना हो जाएगा हम लोगों का, मास ऑफ आइस सेपरेटेड जो है वो हम लोगों का 256 माइनस 186 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का यहां से आ जाएगा 64 ग्राम, और इसीलिए हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, W ग्राम ऑफ द एसिड dissolved in 30 gram of benzene shows delta TF यानी depression of freezing point 2 Kelvin. If the percentage association of the acid to form dimer in the solution is 80, then W is, यानी हमको mass of solute निकालना है जो कि एक एसिड है।
तो जैसे ही एसिड को हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी बेंजीन में रखेंगे तो वो डाइमेराइजेशन में जाने लगेगा। और जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाइमेराइजेशन में हम लोग है ना 2A को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2A मिलकर A2 बना रहा है ना, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A जो है वो मिलकर यहां पर हाफ A2 बना रहा है। तो अगर हम लोग इनिशियल यहां 1 मोल लेंगे तो ये 0 होगा, 1 माइनस एक्स तो यहां पर x/2, जहां x हमारा जो है वो परसेंटेज जो हमारा है ना डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो यहां पर जो वेंटर फैक्टर I होगा वो 1 माइनस एक्स प्लस x/2 यानी 1 माइनस x/2 के बराबर होगा। और यहां पर 80% दिया हुआ है एसोसिएशन, यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा 0.8, यानी जो परसेंटेज रहता है उसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें I, तो I हो जाएगा यहां पर 1 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.4 हो जाएगा। और 1 में 0.4 को अगर हम लोग यहां पर घटा देंगे तो ये हमारा 0.6 आ जाएगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू W2 इंटू 1000, और यहां पर होता है M2 इंटू W1, जहां W2 जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट होता है, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। और इसको हम लोग 1000 से डिवाइड किए हैं क्योंकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। अगर अब हम लोग देखें तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, तो डेल्टा TF 2 केल्विन है तो यहां पर 2 ले लेते हैं हम लोग। I का जो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ये 0.6 हो गया यहां पर, और इंटू KF जो है वो यहां पर 5 है। W2 हम लोगों का जो है वो एक्चुअल में W है तो W यहां रहने दिए, इंटू यहां पर 1000 हो गया। और यहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो दिया हुआ है यहां पर 122 दिया हुआ है, ठीक है। और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो हम लोगों का 30 ग्राम यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग W निकाल लें तो W हम लोगों का करीब 2.4 ग्राम आएगा, और इसलिए हम लोगों का जो आंसर है यहां पर वो हम लोगों का C हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम यूरिया मॉलिक्यूलर वेट 60 एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 180 दिया गया है इन 100 ml ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, और R का यहां पर वैल्यू दिया गया है। तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर वाटर है और इस वाटर में है ना दो सॉल्यूट डाला गया है, एक यूरिया भी डाला गया है और एक ग्लूकोज भी डाला गया है। दोनों नॉन वोलाटाइल है और साथ ही साथ दोनों नॉन डिसोसिएटिव भी है, यानी हम लोगों का वेंटर फैक्टर दोनों के लिए 1 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अगर हम लोग देखें पाई, तो पाई बराबर जो होता है हम लोगों का, चूंकि यहां पर अगर 2 सॉल्यूट है तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं I1C1 RT प्लस I2C2 RT, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम लोग यहां पर देखें तो दोनों के लिए I1 और I2 का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का C1 प्लस C2 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा RT, जहां पर C1 और C2 जो है वो मोलैरिटी है। तो अगर हम लोग यहां पर C1 देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो फर्स्ट है 0.6 ग्राम यूरिया, तो ये 0.6 डिवाइडेड बाई 60 नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर हम लोग लें तो 100 ml है, तो लीटर में बदलने के लिए इसको हम लोग को यहाँ पर 1000, तो ये कंसंट्रेशन हो गया। और दूसरे वाले के लिए हम लोग देखें तो हम लोगों का मास दिया हुआ है 1.8, मॉलिक्यूलर वेट 180 है, फिर हम लोगों का वॉल्यूम 100 इंटू 1000, ये दोनों कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। और इंटू यहां पर हम लोग करेंगे तो RT लिख देते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हम लोगों का 10 ऊपर रह जाएगा, अगर इन दोनों को यहां पे कैंसिल कर दे तो ये हम लोगों का आ जाएगा यहां पर 0.1 प्लस 0.1 है ना, तो ये आ जाएगा 0.2
इंटू आर, और आर का वैल्यू होगा 0.08206 और टी केल्विन में तो 27 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर देंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर अब हम लोग सॉल्व कर लें तो हम लोगों को आ जाएगा 4.92 atm, है ना। और इसीलिए हम लोगों का जो आंसर है यहां पर वो हम लोगों का आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 1.22 ग्राम बेंजोइक एसिड इज एडेड इनटू 2 सॉल्वेंट्स एंड डेटा ऑफ डेल्टा टीबी एंड केबी आर गिवन एज। फर्स्ट है इन 100 ग्राम एसीटोन डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया गया 0.17 और केबी का वैल्यू जो है वो 1.7 केल्विन केजी पर मोल है। जबकि सेकंड केस में इन 100 ग्राम बेंजीन है जहां पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.13 रिकॉर्ड किया जा रहा है और उस, है ना, सॉल्वेंट यानी बेंजीन के लिए केबी का वैल्यू 2.6 केल्विन केजी पर मोल दिया जा रहा है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बोथ द केसेस वुड बी। तो जैसा कि यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो अलग अलग सॉल्वेंट है, एक 100 ग्राम एसीटोन है और एक 100 ग्राम बेंजीन है, और दोनों अलग अलग सॉल्वेंट में हम लोग सेम सॉल्यूट डाल रहे हैं बेंजोइक एसिड और उसका अमाउंट भी दोनों सॉल्वेंट में हम लोगों का सेम है 1.22 ग्राम। तो कहा जा रहा है कि जो सॉल्यूशन बना, अब हम लोगों को सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं और अगर वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टूटना शुरू हो जाता है तो जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट है हमारा, जिसको हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं, वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल्स टूटने की बजाय जुड़ना शुरू हो जाएगा तो जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है वो हम लोगों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो अलग अलग सॉल्वेंट में जो हम लोग डाल रहे हैं बेंजोइक एसिड को, तो ये क्या हो रहा है, इसके लिए तो हम लोगों को वेंटा फैक्टर आई निकालना पड़ेगा। अगर आई 1 से ज्यादा होगा इसका मतलब है कि सॉल्यूट टूट रहा है, तो हमको ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट जो है वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से कम आ जाएगा। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट का मतलब इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऐड कर दें, जैसे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो अगर हम लोग इन सब का एटॉमिक वेट जोड़ दें तो हम लोग का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 122 आएगा। ये हो गया नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। अगर अब बेंजोइक एसिड जुड़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट 122 से ज्यादा हो जाएगा और अगर बेंजोइक एसिड टूटेगा तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 122 से कम हो जाएगा। तो अब हम लोगों को हर एक सॉल्वेंट में आई पहले निकालना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट सॉल्वेंट के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डेल्टा टीबी जो है वो बराबर होता है आई इंटू केबी इंटू मोलैलिटी, जिसको हम लोग निकालते हैं W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1 और यहां पर हम लोग 1000 करते हैं। तो देखिए फर्स्ट सॉल्वेंट के लिए डेल्टा टीबी जो है वो 0.17 है ना। आई का वैल्यू हमें नहीं पता है तो आई रहने देते हैं। केबी जो है वो 1.7 है। जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो 1.22 हो जाएगा यहाँ पर इंटू 1000। यहाँ पर मोलर मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो 122 हो जाएगा, जो हम लोगों का यहाँ पर एटॉमिक वेट को ऐड करने से आया है। और यहाँ पर हम लोगों का मोलर, यहाँ पर जो है मास ऑफ सॉल्वेंट होना है जो कि 100 ग्राम है, तो यहाँ पर हम लोग 100 ग्राम ले लेते हैं। अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हम लोगों का करीब आई जो है यहाँ पर वो 1 आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो आई होता है हम लोगों का वो होता है हम लोगों का आई इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट जो नॉर्मल है और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो हम लोगों का एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल बोलने का मतलब जो हम लोग को एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है वो तो 122 है, तो हम लोगों का जो आई का वैल्यू यहां पर क्या है 1 है। इसका मतलब है कि जो हम लोगों का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट हुआ, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट फर्स्ट केस में हम लोगों का 122
2 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग सेकेंड के लिए सॉल्व करें तो डेल्टा टीबी फिर से हम लोग लिखेंगे I इंटू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। और अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर डेल्टा टीबी जो है इस केस में वो 0.13 है। I का वैल्यू हम लोग ने यहां पे रहने दिया, हमको निकालना है। KB जो है वो 2.6 है। जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो हमारा 1.22 है इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय यहां पर हम लोगों का जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो 122 हो गया और इंटू 100। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो यहां से हम लोगों का I का जो वैल्यू है वो हाफ आ जाएगा। यानी अगर हम लोग बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालेंगे तो वहां पर डाइमेराइजेशन होगा, यानी दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग एसिड को डालते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को I का वैल्यू हाफ आ जाएगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि I इज इक्वल टू होता है हम लोगों का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहां पर देखेंगे तो I हम लोगों का 1/2 है और नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट 122 है। और अगर एबनॉर्मल को यहां पर हम लोग M से डिनोट करें तो यहां पर हम लोगों का जो M होगा वो 244 आ जाएगा। और इसलिए हम लोगों का यहां पर जो आंसर है वो हम लोगों का A हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.004 मोलर Na2SO4 is isotonic with 0.01 molar glucose. Degree of dissociation of Na2SO4 is। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वैसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है और उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है। तो हम लोग कहते हैं कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है ना, हम लोग कहते हैं दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। π1 इज इक्वल टू π2। और याद करिए π1 को हम लोग लिख सकते हैं I1C1 RT इज इक्वल टू I2C2 RT, क्योंकि टेम्परेचर दोनों जगह सेम होता है। RT और RT क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास एक कंडीशन आ जाता है I1C1 बराबर I2C2। अब देखिए Na2SO4 का I1 हमको नहीं पता है तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसका जो हम लोगों का मोलैरिटी है वो 0.004 दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि जो ग्लूकोज है वो नॉन डिसोसिएटिव होता है, यानी उसका वेंटा फैक्टर 1 होता है। तो यहां पर 1 हो जाएगा और इसका जो मोलैरिटी है ग्लूकोज के लिए वो 0.01 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां से I1 अगर हम लोग निकाले तो ये हम लोगों का 10 डिवाइडेड बाई 4 यानी हम लोगों का यहां पर 2.5 आ जाएगा। अब अगर हम लोग देखें कि Na2SO4 कैसे टूटता है तो Na2SO4 जब टूटेगा तो ये 2 टाइम्स Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस बनाएगा। तो इधर कितने पार्टिकल हमको मिल रहे हैं? 3। तो हम लोग जानते हैं कि तब हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन I जो है वो यहां पर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू x होता है और n का वैल्यू यहां पर 3 है, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का 1 प्लस 2x और I का वैल्यू यहां पर 2.5 दिया हुआ है। तो 2.5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x और इसीलिए 2x बराबर 1.5 आ जाएगा और हम लोगों का x जो है वो 0.75 आ जाएगा। यानी जो 75% जो Na2SO4 है वो डिसोसिएट हो चुका है और इसलिए हम लोगों का जो आंसर है वो यहां पर A हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है K2HgI4 is 40%
डिसोसिएटेड या फिर आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ इट्स वेंट ऑफ फैक्टर IA। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो K2HgI4 है वो कैसे टूटता है, तो जो K2 है ना HgI4 है ये हम लोगों का जब डिसोसिएट होगा तो ये यहां से 2K प्लस और प्लस यहां पर HgI4 2 माइनस यहां पर बनेगा। तो यहां पर 2 पार्टिकल और यहां पर 1 पार्टिकल, यानी यहां पर n का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा। और हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स। तो अब हम लोग यहां पर I बराबर लिख देंगे 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स, और x हमारा 40% परसेंटेज में दिया गया है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये हम लोगों का 1 प्लस 0.8 हो जाएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का 1.8 आ जाएगा, और इसलिए हम लोगों का जो आंसर है यहां पर वो बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टी भी 2 केल्विन दिया गया है। फॉर 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन इन सेम सॉल्वेंट, वही सॉल्वेंट है, और उसका डेल्टा TF यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 2 केल्विन। यहाँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 2 केल्विन है, यहाँ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 2 केल्विन है। द रिलेशन बिटवीन KB एंड KF। तो हम लोग जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो हम लोगों का जो है वो नॉन डिसोसिएटिव सॉल्यूट है। तो हम लोगों के लिए जो फॉर्मूला होगा डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पर डेल्टा TB 2 है, I का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर KB, और M का जो वैल्यू है ये भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट KB इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड के लिए अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा TF लिखे तो I इंटू KF इंटू मोलैलिटी होगा। यहाँ भी 2 केल्विन दिया गया है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ग्लूकोज ही है तो हम लोगों का I का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। KF हमको नहीं पता है तो यहाँ पर हम लोग ने KF रख दिया है, और मोलैलिटी यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोगों का KF जो है वो 1 आ जाएगा, यानी KB जो होगा वो KF का जस्ट डबल होगा। तो जो KB होगा वो KF का जस्ट डबल होगा, और इसलिए हम लोगों का आंसर जो है वो B हो जाएगा। इस वीडियो के साथ मैंने एक प्रॉब्लम शीट भी अटैच कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।